अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये होता क्या है, तो एग्जांपल लेके चलते हैं। माना एक बिजनेस 2010 में स्टार्ट हुआ, इसमें ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं। अब इन्होंने क्या किया, हर साल के प्रॉफिट में से 2011, 12 कंटिन्यू करते करते 2020, इसमें इन्हें जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी हर साल इन्होंने प्रॉफिट कमाया, उसका 10% इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये बांटेंगे नहीं, बचत करेंगे इसकी, इसको रिजर्व की फॉर्म में बैलेंस शीट के अंदर रखेंगे। ये हम आपस में बांटेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। 10% जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% इन्होंने रिजर्व की फॉर्म में रखा। यहाँ पे इनकी रेशो थी माना वही 3:2। अब 2020 में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई रेशो जो है वो 4:1 होनी चाहिए। जब रेशो चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, माना यहाँ पे इनका जो पैसा इकट्ठा था वो 1 लाख था। अगर मैं बात करूं इस 1 लाख की, तो इस 1 लाख में इसका कितना बना, 60,000 एक तरह से, और इसका कितना बना, 40,000। लेकिन 2020 में इन्होंने रेशो चेंज कर दी, मतलब इसकी ऑनवर्ड अगर मैं रिजर्व में कुछ नहीं डालता तो बाद में अगर कंपनी खत्म होती है तो कैसे बांटेंगे, 80,000 ये लेगा और 20,000 ये लेगा। माना आगे इसने कोई रिजर्व रखा ही नहीं, तो ऐसे में क्या हुआ भाई, ए को तो हो गया गेन, बी को लॉस नहीं हो गया कि भाई 20 तक तो अगर ये प्रॉफिट को बांटते चले जाते, अगर ये प्रॉफिट को आपस में बांटते चले जाते, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर वो उस प्रॉफिट को बांटते चले जाते तो इसमें क्या हुआ, इसमें ए को तो हो गया था लॉस और बी को हो गया था प्रॉफिट, क्योंकि 20 से पहले का जो प्रॉफिट है, 2020 से पहले का जो प्रॉफिट है वो तो 3:2 में बटना था ना। अगर ये 1 लाख को बांट देते आपस में, रिजर्व नहीं रखते, तो इसे 60 और इसे 40 मिलना था। लेकिन इसके बाद क्या होगा, रिजर्व 4:1 में रखा जाएगा। तो ये रूल क्या कहता है, एक रूल ये कहते हैं जितना पुराना रिजर्व है वो सारा इन दोनों में बांट दो इस रेशो में, फिर नए सिरे से रिजर्व को इकट्ठा शुरू करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशो चेंज, इसके बाद जो प्रॉफिट इकट्ठा होगा उसकी रेशो 4:1 होगी, यहाँ से पहले की रेशो 3:1 थी। तो आप दो अमाउंट को कैसे बांटोगे, अगर 2030 में फर्म बंद होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो रूल ये कहता है कि आप रिजर्व, लॉस वगैरह जो भी है इसको एक तरीका है कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो एंट्री बनती है till the date of reconstruction, till the date of change in profit sharing ratio, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी उस डेट में अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो प्रॉफिट इकट्ठा किया बांटा नहीं हुआ, कोई लॉसेज है, तो उसको आप, पहला तरीका ये है कि डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बेटा उसकी एंट्री क्या होगी वो देखते हैं हम, देखो अब ये उसकी एंट्री बनती है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर रिजर्व में प्रॉफिट है उसकी एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होता है बेटा डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। वर्कमैन कंपनसेशन कुछ एडजस्टमेंट आती है, हम क्वेश्चन के साथ आगे सीखेंगे, ये दोनों ट्रीटमेंट अभी हम आगे सीखेंगे क्या होती है, इन पे अभी ध्यान मत दो। अभी बस ये ध्यान दो कि ये चारों होंगे डेबिट टू ऑल पार्टनर, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये सारे वो चीजें होती हैं जो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखी होती है, और कुछ बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी होती हैं। अगर आपको लॉस हो रखा है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसकी एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस है लॉस, मतलब अगर लायबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट, अगर एसेट साइड में है तो लॉस। तो एंट्री बनी लॉस ट्रांसफर की, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एंट्री बनती है रिजर्व की और ये एंट्री बनती है लॉसेस की।
ठीक है, देखो एक बार, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सवाइजेड पार्टनर है शेयरिंग 5:3:2 रेशियो दे रखी है पार्टनर की, ठीक है। आगे क्या बोला है, फ्यूचर शेयर 2:3:5, ये फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो हो गई। अब अप्रैल में क्या दे रखा है, देखो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, ये लायबिलिटी साइड में है और एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट इस साइड में है। तो जो लायबिलिटी साइड में है उसकी एंट्री अभी मैंने आपको बताई थी क्या होता है, ये सारे डेबिट होंगे, एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट 50,000 और 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 37,500 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,500। और टू क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 5:3:2। न्यू रेशो से मतलब नहीं होता, आप इसका टोटल करेंगे, अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल कितना निकल के आता है, 75,000, 37,500, 12,500, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 62,500, इसमें आएगा 37,500 इसमें आएगा और 25,000 इसमें आएगा। तो मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट के अंदर जो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लायबिलिटी साइड में गिवन थे, वो तीनों डेबिट होते हैं और ओल्ड पार्टनर की ओल्ड, न्यू रेशो से कोई मतलब नहीं है, क्यों, ये इकट्ठा उन्होंने ओल्ड रेशो में किया होगा, पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एंट्री, तो जो भी एसेट साइड में होगा उसमें ओल्ड ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो में डेबिट होंगे टू एडवर्टाइजमेंट। तो 50,000 को हमने 5:3:2 में डिवाइड कर दिया, तो आया 25, 15 और 10, ठीक है।